कोचिंग होम 24/7। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये बीएड से रिलेटेड टॉपिक है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट से। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप टैग की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो टैग के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को, मीनिंग को, डेफिनेशंस एंड इसके टाइप्स को। गाइस, हम सोच रहे हैं कि संडे वाले दिन हम आपके लिए एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस लाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सुजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, लाइक मोटिवेशनल, कॉमेडी, गेमिंग एक्सेट्रा। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहा जाता है। आकलन के अंदर बच्चों की जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। यह क्वांटिटेटिव भी होती है प्लस क्वालिटेटिव भी होती है। अच्छा, मेजरमेंट में हम क्या करते थे? मेजरमेंट में हम सिर्फ बच्चे की क्वांटिटी को ही देखते थे, क्वालिटी को नहीं देखते थे। मेजरमेंट क्या होती है? एक फीता ले लिया और उससे हमने हाइट, वेट, जो भी उसके स्कोर हैं, ठीक है, उसको हमने सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखी, वहां पे हम क्वालिटी को नहीं देखते हैं। बट असेसमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असेसमेंट में क्या होता है? बच्चे की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को ही देखा जाता है। बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को मान्यता दी जाती है असेसमेंट में। तो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव टर्म में क्या होगा कि बच्चे के मार्क्स, स्कोर को इकट्ठा कर लिया जाता है, और क्वालिटेटिव में सबसे पहले बच्चे को जांचा जाएगा कि वह कक्षा में पढ़ने के लिए कैसा है, उसका खेल कूद, पढ़ाई में कितनी रुचि लेता है, उसकी स्टडी हैबिट्स क्या है, कक्षा में वह कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सभी चीजें असेसमेंट प्रोसेस के अंदर बच्चे की सभी जानकारियां इकट्ठा जो है वो कर ली जाती हैं। आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसके मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ये बताया है कि सामान्य रूप से आकलन का अर्थ मानवीय व्यवहार के प्रमाण अथवा आंकड़े एकत्र करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग लाना है। आकलन शब्द अत्यधिक उत्तम है क्योंकि यही केवल मानव व्यवहार की वर्तमान अवस्था से संबंधित आंकड़े के अर्थ का सूचक है। आकलन के यह अर्थ व्यापार जगत से संबंधित है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? प्रशंसा, गणना करना, आकलन, राय, मूल्यांकन, दृष्टिकोण, ये सभी इसके क्या आगे, इसके पर्यायवाची शब्द आगे असेसमेंट के, आकलन के। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन मेरियन बेब्स ने दी है, काम या उदाहरण जो प्रशंसा आदि का आकलन करे। ये फ्रेंड्स, प्रशंसा जो है वो आकलन का ही पर्यायवाची शब्द है, पीछे हमने डिस्कस किया था। सेकेंड डेफिनेशन है हैरी डोट्स कॉर्ना स्मिथ। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स रिस्पॉन्स टू एन एजुकेशनल टास्क। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है शिक्षा में मूल्यांकन एक शैक्षिक कार्य की प्रतिक्रिया के बारे में रिकॉर्डिंग को एकत्रित करना, उसके बारे में जो जानकारियां होती हैं उनका उपयोग करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम टाइप्स देख लेते हैं इसके। टाइप ऑफ असेसमेंट, कितने टाइप होते हैं? असेसमेंट जो है वो 14 टाइप की यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, continuous assessment, terminal assessment, objective assessment, subjective assessment, and the last one is comprehensive and continuous assessment. तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन में आपको 3-4 चीजें जो हैं वो याद रखने योग्य हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप एक क्लासरूम में जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट, आप किसी लेसन को पकड़ते हो, ठीक है, तो आप उस लेसन को कंटिन्यूसली पढ़ाते ही नहीं जाते हो। आप बीच में थोड़ा टाइम लेते हो ये जानने के लिए कि आखिरकार बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि ये जो हमारा
फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये पाठ के मध्य में किया जाता है, पाठ के बीच बीच में किया जाता है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, रचनात्मक आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। इसका उद्देश्य है, इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मौखिक प्रश्नोत्तर, वर्कशीट्स, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट, वाद विवाद, असमूह एवं व्यक्तिगत कार्य। सेकंड है इसका सुमेटिव असेसमेंट, इसको हिंदी में योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी की ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड्स या मार्क्स प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को इंगित करता है। इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या था? फॉर्मेटिव असेसमेंट में था कि अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज में कोई कमी है तो आप उस चीज को टाइम देकर अपने नॉलेज को और ज्यादा डेवलप कर सकते थे, बट सुमेटिव असेसमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुमेटिव असेसमेंट जो है वो एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तब अगर हमें कोई कमी भी होगी, हमें कोई टॉपिक ठीक ढंग से क्लियर नहीं होगा, तो उसके बाद हम जो है वो उसको नॉलेज को तो डेवलप कर सकते हैं, बट उस जो हमारी फाइनल ईयर्स का जो टेस्ट होता है उसकी जो क्या प्रतिक्रिया रहती है उसमें हम चेंजेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ रिकॉर्ड होता है कि हमने जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है सुमेटिव असेसमेंट का? ये एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अर्धवार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर एग्जाम, इंटरव्यूज, एसे, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सुमेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। थर्ड है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, हिंदी में इसको बोला जाता है निदानात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढता है, छात्र में किसी प्रकार की अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान किया जाता है। इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उन्हें उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सके। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है कि ये एक लिखित परीक्षा होती है। टीचर जो है वो एग्जाम लेते हैं रिटन फॉर्म में और सर्टिफाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो नेक्स्ट कक्षा में जाने के लिए, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पास है या फेल है। तो ये फॉर्मल असेसमेंट हो गई। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट लिखित रूप में बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, यह प्रदर्शन का अवलोकन है। नेक्स्ट है नॉन रेफरेंस असेसमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मान्यकृत परीक्षण, नॉन रेफरेंस असेसमेंट। क्या लिखा है इन्होंने? यह मान्यकृत परीक्षण को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के संबंध में परीक्षार्थी की तुलना और रैंक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आकलन परीक्षार्थी औसत छात्र की तुलना में बेहतर या खराब है। तो इसको आप ऐसे समझिए फ्रेंड्स, नॉन रेफरेंस असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाती है। इसका रेंज वाइड होता है। इसमें परसेंटेज का महत्व है। यह बताता है कि बच्चे ने पाठ का अध्ययन जो है वो कहां तक किया है। तो इसमें ये 3-4 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। इसको हिंदी में मानदंड संदर्भित मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट को प्री डिफाइंड सेट भी बोला जाता है और इसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि किसी बच्चे की तुलना जो है वो प्री डिफाइंड सेट से की जा रही है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से। नॉन रेफरेंस असेसमेंट में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति की तुलना जो है, एक बच्चे की तुलना जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ की जा रही थी, बट यहाँ पे एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा रही है। इनफैक्ट किसी बच्चे की तुलना प्री डिफाइंड सेट से की जा रही है। दूसरा है एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड थर्ड वन इज यह अध्यापक के द्वारा बनाया गया है। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट जो है वो एक अध्यापक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। यह वह आंकलन है जिसमें छात्र शिक्षक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न लेकर छात्रों का आंकलन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे हमारे मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर जो है वो आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देकर जो है वो एक टीचर जो है वो आपको असेस करता है। सब्जेक्टिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होगी? यह वह है जिसमें शिक्षक छात्र की स्पष्टीकरण, उपलब्धता और निर्णय गुणवत्ता का आकलन करता है। इसका एक उदाहरण पेंटिंग, निबंध, प्रश्न या रचनात्मक लेखक का एक टुकड़ा है। ऑब्जेक्टिव में हमारे स्मॉल आंसर टाइप या वन लाइनर समझ लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आगे। और सब्जेक्टिव में जो हमारे ऐसे टाइप हो गए, पेंटिंग आ गया, क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है, इन सबको सब्जेक्टिव असेसमेंट में रख लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल असेसमेंट। ये एक ऐसा आंकलन है जो कि कक्षा के अंदर अध्यापक द्वारा किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन भी पेशेवर विकास के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। इंटरनल असेसमेंट मीन्स एक अध्यापक जो है वो बच्चे को एसेस करेगा उसके क्लासरूम की एक्टिविटीज को देखकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एक्सटर्नल असेसमेंट। बाहरी मूल्यांकन छात्र के बाहरी स्रोतों द्वारा विकसित और उपयोग किए सभी छात्र परीक्षणों को संदर्भित करता है। बाहरी मूल्यांकन का उपयोग छात्र की शैक्षिक उपलब्धि और स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता दोनों के लिए संकेतक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल असेसमेंट। इस प्रकार का मूल्यांकन प्रकृति इकाई मीन्स नेचर यूनिट्स के पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए एक योगात्मक उद्देश्य उदाहरण के लिए लगभग हमेशा किया जाता है कि क्या पाठ्यक्रम के अगले चरण में प्रगति यह निर्धारित करने के लिए है कि उन्हें एक अणु इकाई आदि के लिए संतोषजनक रूप से पूरा करने के साथ मान्यता प्राप्ति होनी चाहिए या नहीं। टर्मिनल असेसमेंट आप सीधा देख लीजिए कि एक यूनिट के बाद जो है वो किया जाता है टर्मिनल असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट। यह निरंतर आधार पर किया जाता है जिसमें पीरियोडिक टेस्ट निबंध शामिल हैं। इसका आकलन पूरी तरह से योगात्मक हो सकता है या फॉर्मेटिव और योगात्मक मूल्यांकन के मिश्रण का रूप ले सकता है। लास्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट। यह विद्यार्थियों के विकास का स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक क्षेत्र दोनों का उल्लेख करता है। यह आकलन भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे पहलुओं को उद्धृत करती है। सो गाइस, हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को, मीनिंग्स को, उसकी डेफिनेशंस को और टाइप ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, टर्मिनल असेसमेंट, continuous assessment and the last one is comprehensive and continuous assessment. I hope friends आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इवेल्युएशन के मीनिंग को, डेफिनेशंस को, रिलेशनशिप बिटवीन इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट असेसमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गया होगा इसके टाइप्स के बारे में, इसके असेसमेंट के मीनिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।